नमस्कार दोस्तों, IQ इनसाइट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौर्यकाल पार्ट 2। प्रश्न 21 से लेकर 40 तक करेंगे। पहला प्रश्न ये रहा, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? विकल्प है आपके सामने। हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तर डी, राजनीतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत का अधिकार प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी पश्चिमी में हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक था। अगला प्रश्न है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर था है कलिंग शिलालेख, अशोक का गिरनार शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, अशोक का सोपारा शिलालेख। सही उत्तर है सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। उत्तर सी, 150 ईस्वी की रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अनर्थ और सौराष्ट्र प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिमी भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। अगला प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। विकल्प है आपके सामने। ग्रीक विवरणों से, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभलेख द्वितीय से। सही उत्तर है बी, रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त ने। सही उत्तर है डी, चंद्रगुप्त ने। उत्तर डी, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व परास्त किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? विकल्प है 317 ईस्वी पूर्व, 315 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व, 300 ईसा पूर्व। सही उत्तर है सी, 305 ईसा पूर्व। दिया गया मानचित्र संबंधित है कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय तक का, समुद्रगुप्त से उसके दक्षिण भारत अभियान के उपरांत, अशोक से उसके शासन के अंतिम समय तक का, हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य तक का है। सही उत्तर है सी, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय तक का। उत्तर सी, उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अगला प्रश्न है,
इसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के विभिन्न आधार पर राजधर्म की स्थापना की। अशोक, अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी। सही उत्तर है ए, अशोक। उत्तर ए, अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से कर सकें। अशोक का धम्म सदाचार का धर्म था। ये एक ऐसे नैतिक नियम थे जिनका संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए घोषित किए गए थे। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। सही उत्तर है सी, श्रीलंका, जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। बाकी बिहार, अफगानिस्तान और कलिंग थे। उत्तर सी, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? विकल्प है आपके सामने। तृतीय मुख्य शिलालेख, द्वितीय मुख्य शिलालेख, नवम मुख्य शिलालेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख। सही उत्तर है बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। उत्तर बी, अशोक के अभिलेखों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख, तीसरा गुहालेख। अशोक के द्वितीय बृहत शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने, धन्वंतरी ने। सही उत्तर है ए, अशोक ने। उत्तर ए, सम्राट सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धम्म विजेता एवं लोकोपकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण उसने पशु पक्षियों के कप पर प्रतिबंध लगा दिया था। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई तथा कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों एवं पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों हेतु प्रथम अस्पताल एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण क्या है? प्रश्न एक बार फिर से, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका क्या प्रमाण है? तीर्थ यात्रा, मोक्ष में विश्वास, देवनामप्री की उपाधि, पशु चिकित्सालय खोले। सही उत्तर है सी, देवनामप्री की उपाधि। उत्तर सी, अशोक 272 ईस्वी ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईस्वी पूर्व के लगभग उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय या देवाना प्रियदसी कहा गया है। इसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? विकल्प है अशोक के अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यावधान। विकल्प है एक दो, दो तीन, तीन चार और एक चार। तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? सही उत्तर है बी, दो और तीन। उत्तर बी, सेहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। अगला प्रश्न है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? विकल्प है मगध, पाटलिपुत्र, समस्तीपुर, राजगृह। सही उत्तर है बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौर्य काल मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और दशरथ। सही उत्तर चुनिए। एक एवं दो, दो एवं तीन, तीन एवं चार, दो एवं चार। सही उत्तर है डी, दो एवं चार। उत्तर डी, मौर्य शासकों अशोक एवं उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवनाम प्रिय की उपाधि धारण करता था। अगला प्रश्न है, रज्जुक थे। रज्जुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। सही उत्तर है बी, मौर्य शासन में अधिकारी। उत्तर बी, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसे होती थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अगला प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। सार्थवाह किसे कहते हैं? दलालों को, व्यापारियों के काफिले को, महाजनों को, तीर्थयात्रियों को। सही उत्तर है बी, व्यापारियों के काफिले को। उत्तर बी, मौर्यकाल में व्यापारिक काफिलों को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी। इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र से भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन में का भाग नहीं था? विकल्प है अग्रहारिका, युक्त, प्रादेशिक, राजुक। इनमें से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? सही उत्तर है ए, अग्रहारिका। उत्तर ए, अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में तीन पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ये तीनों पदाधिकारी हैं। पहला युक्त, ये जिला के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूल करते थे। राजुक से राजुक ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे कि बाद में उन्हें न्यायिक
अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। दूसरा, राजुक होते थे। राजुक हो गया प्रादेशिक, यह मंडल का प्रधान अधिकारी था। यह वर्तमान में संभागीय आयुक्त की तरह है। इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किस राजा ने कराया था? सही उत्तर है बी, अशोक ने। उत्तर बी, सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसी इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है, जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। यह स्तंभ मौर्य युगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? अमरावती, बरहुत, सांची और सारनाथ। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं, किसे मानते हैं? सही उत्तर है सी, सांची। उत्तर सी, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में था। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल पालेन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। सारनाथ का धमेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? विकल्प है आपके सामने, बिंबिसार ने, अशोक ने, हर्षवर्धन ने, पुष्यमित्र ने। सही उत्तर है बी, अशोक ने। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस क्विज वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और अपने ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।